जिनको ये कैंसर होता है वो बहुत तकलीफ़ से गुजरते हैं इंसान, और वो सिर्फ वो नहीं, उनकी पूरी फैमिली, मेरी वालदा हैं तो हम बच्चे सब उस तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं। कोई भी बीमारी छोटी नहीं होती, फौरी तौर पे खुदारा आप डॉक्टर से रुजू करें। खास तौर पे इस कैंसर से बचाव के लिए अवेयरनेस की मुहिम चलानी चाहिए ताकि लोग इस मर्ज़ से बच सकें। ये बड़ा मुज़ी मर्ज़ है। मैं पिछले 25 साल से मैं कैंसर के शोबे से वाबस्ता हूँ। अगर पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज पर नहीं आते तो एडवांस स्टेज में जब आते हैं तो भी वो मरीज़ ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उनको प्रोसेस बहुत लंबा है। उनको फिर हमें कीमो भी लगानी पड़ती है, उन्हें हमें शवाएँ भी लगानी पड़ती हैं, सर्जरी के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये एक ऐसा तरीका इलाज है जो आप बाकी तमाम डिजीज़ से हट के देखें। एक पेशेंट को अगर बुखार होता है तो पैराडोल एंटीबायोटिक खा के ठीक हो सकता है, लेकिन अगर खुदा न खासा किसी को कैंसर हुआ है तो वो सिंपल पैराडोल से काम नहीं चलेगा। उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनका प्रोसेस लंबा है, कोई 2-4 दिन का इलाज नहीं है। 6 कैंसर को आप ये कह सकते हैं कि जिस्म में एक एबनॉर्मल ग्रोथ है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे किसी को कट लगे तो वो 2-4 दिनों में ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है कि स्किन लेवल पे सही हो गया। लेकिन अगर ये चीज़ नॉर्मल लेवल पे आके रुके ना और आगे एक्स्ट्रा बढ़नी शुरू हो जाए तो वो एक रसौली बन जाती है। अब रसौली की 2 किस्में हैं। इसमें एक रसौली होती है जड़ वाली, जिसको हम पब्लिक अक्सर आवाम में कहते हैं कि जड़ वाली रसौली है जो फैलती है, और एक होती है नॉन जड़ वाली कि जो फैलती नहीं, वो अपनी जगह तक महदूद रहती है। तो उसको हम अपनी ज़बान में बिनाइन और मिलिग्नेंट जो रसौलियाँ होती हैं वो कैंसर होती हैं जो फैलती हैं और आगे आगे बढ़ती हैं, इंस्पाइट ऑफ विद गुड ट्रीटमेंट में बढ़ती हैं। तो कैंसर को हम इस तरह मेजर तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर इनके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स डिपेंड कि कैंसर किस जगह का बन रहा है। अब ब्रेस्ट कैंसर अगर खुदा न खासा किसी को बना है तो उसके तो सिम्टम आएंगे जो उनको और एक लंप होगा, कोई गुठली फील होगी, और ये वो गुठली होती है जिसमें उसमें दर्द नहीं होता। अब वो अक्सर ख़वातीन उसको इग्नोर करती हैं, वो कहती हैं आम लंप है। 2 कैंसर हैं जो मोस्ट कॉमन कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल का, मर्दों में मुंह का कैंसर, और एक और कैंसर मर्दों में होता है जो प्रोस्टेट कैंसर है, मसानी को। अल्लाह का शुक्र ये सारे काबिल इलाज हैं, और इवन ये स्टेज 4 में पेशेंट चले जाएँ तो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनमें कोई चांस नहीं है, जैसे जिगर का कैंसर। और हमारे यहाँ इस रीजन में हेपेटाइटिस सी की वजह से या हेपेटाइटिस बी की वजह से जिगर का कैंसर इतना कॉमन है और उसका कोई सिम्टम नहीं होते। 40+, 50+ किसी फीमेल को ये कैंसर लैम्प बनना शुरू हुआ तो, और उसमें अक्सर अगर दर्द नहीं होता तो ये समझें दिस अलार्म। इसी तरह अगर मुंह का कैंसर है, मुंह के कैंसर में तो सबसे पहली अलामत ये होती है, अक्सर मरीज जो पान गुटखा खाते हैं उनका मुंह कम खुलता है, आहिस्ता आहिस्ता मुंह खुलने का जो स्पेस है वो कम होती जाती है। लोग ये समझते हैं कि मुंह कम खुल रहा है, इट्स नेचुरल प्रोसेस, हालांकि वो एक स्टार्ट प्रोसेस हो चुका होता है। इसी तरह अगर आप देखें जो अगला कैंसर जो मोस्ट कॉमन कैंसर है आंतों का कैंसर। आंतों के कैंसर में लोग ये समझते हैं मुझे कब्ज़ है, हालांकि वो कब्ज़ नहीं होती। 50 साल के बाद अगर आपको कब्ज़ रहती है तो आप ये चेक करें कि ये वाकई कब्ज़े की। आप ये कह सकते हैं कि जो फ़ीमेल में पाकिस्तान में जो हमारा जो डाटा हमने इकट्ठा किया है पाकिस्तान कैंसर रजिस्ट्री का, उसमें 38% फ़ीमेल में ब्रेस्ट कैंसर है। और ओवरऑल देखा जाए तो इसके बाद जो मोस्ट कॉमन कैंसर बनता है वो मर्दों में है, जो ये मुंह गुटके कैंसर बनता है। तो इनकी शरह की रेशियो डेफिनेटली साथ के साथ बढ़ती रहती है। तो और इसमें मॉर्टेलिटी भी उसी तरह इम्प्रूव है, लोग कैंसर से अब ट्रीट भी अच्छे हो रहे हैं। पहले ज़माने में कैंसर एक दफ़ा डायग्नोज हुआ तो उसकी सर्वाइवल अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे सर्वाइवल बढ़ रहा है। तो 15 से 30 साल की उम्र में हमें जो मोस्ट कॉमन कैंसर देखने को मिला वो आंतों का कैंसर है, रेक्टम का कैंसर है, मैदे का कैंसर मिल जाता है। आई डोंट नो इसकी वजह क्या है, लेकिन ज़्यादातर वजह हमें समझ आती है या तो ये ख़ानदानी चलते हैं कुछ कैंसर, कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हम कह सकते हैं कि डीएनए लेवल पे चेंजेस आती हैं, या कुछ हमारी डाइट पैटर्न से। एक स्टडी पब्लिश हुई थी, वो कहते हैं जितना आप रेक्टम को फुल रखेंगे उतना चांसेस होती है, रेक्टम में पखाने के नाले को जितना फुल रखेंगे उतना उसमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो चीज़ इरिटेट करती है बॉडी को वहाँ पे कैंसर बनता है। लोग मुंह में पान गुटखा रखते हैं ना, उसके अंदर जो भी चीज़ है वो आपके अंदर चीक को इरिटेट करे, इरिटेट की वजह से उसका कैंसर बन रहा है। इसमें जो मोस्ट कॉमन आप अगर कोई मुझसे 1-2 साइन सिम्टम्स पूछें ना तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वज़न कम होता है, वेट लॉस होता है। मीन कि आप अच्छी खुराक भी खाते हैं लेकिन आपके जिस्म पे लगती नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में एक्स्ट्रा यूज़ हो रही है वो खुराक, और वो एक्स्ट्रा यूज़ कौन कर रहा था, वो कैंसर यूज़ कर रहा था। खून की उल्टी, ठीक है, पखाने में खून आना, पेशाब में खून आना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें कि खाना खाएं रुकता है, ईसोफेजियल कैंसर, खुराक की नाली का कैंसर,
अच्छा, कभी कभी हमें ब्रेन ट्यूमर बच्चों में देखने को मिलता है। ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है, बच्चों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और मिर्गी के दौरे एक तो होता है नॉर्मल पड़ते हैं, एक होता है अंदर कोई खुदा न खास्ता रसौली बन गई। तो ये भी एक सिम्टम बन जाता है कि जिससे आपको फ़ौरन सोचना चाहिए कि इस यंग एज में इस बच्चे को मिर्गी के दौर। और अगर खुदा न खास्ता बच्चों में ब्लड कैंसर बहुत कॉमन है। ब्लड कैंसर क्या होगा, खून कम होना शुरू हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन 3-4 पे आ जाता है, नॉर्मल आपकी 12 से ऊपर की वैल्यू होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिससे से खून बह रहा है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, नाक बंद होना शुरू हो जाते हैं, खुराक की नाली रुकावट करना शुरू हो। तो ये सारे सिम्टम है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए वेट लॉस इज़ अ मेन फैक्टर, ठीक है। इसके अलावा कोई सिम्टम अकॉर्डिंग टू दिस साइट तो आपको सिम्टम नज़र आते हैं कि आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी हों, आपका खाना सॉफ्ट होना चाहिए, आपको मुरगन ग़िज़ाएँ से बचना चाहिए, आपको ये फ्रोज़न फ्रेश कुक जो फीड्स होती हैं, जो रेडी टू कुक चीज़ें होती हैं, उनसे बचना चाहिए। अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहिए। फ़िज़िकल एक्सरसाइज सिंपल ना फिर कैंसर को ट्रीट करने में हमें हेल्प आउट करती है, बचने में, प्रिवेंशन में बड़ी हेल्प आउट करती है। 2 चीज़ें होती हैं, एक स्टेज होती है और एक ग्रेड होता है। स्टेज का मतलब है कि कैंसर कितना फैल चुका है। पहली स्टेज है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मुंह की, कि यहीं तक महदूद है। दूसरी स्टेज है कि मुंह से थोड़ा आगे निकला। तीसरी स्टेज हुई कि गर्दन की तरफ आना शुरू हुआ। चौथी स्टेज भी फैल गया। तो हर कैंसर किसी तरह की आप समझे 4 स्टेजेस होती हैं। 4th स्टेज कंसिडर द लास्ट स्टेज ऑफ द कैंसर। फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो होती है अर्ली कैंसर्स के काउंट होते हैं। एक होता है ग्रेड के भी तकरीबन 4 ही ग्रेड होते हैं। अर्ली ग्रेड का मतलब है कि स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, और ग्रेड 4 का मतलब कि तेज़ी से बढ़ने वाला कैंसर है। कुछ कैंसर बहुत स्पीडी होते हैं, कुछ कैंसर बहुत जो दिनों में बढ़ते हैं। लंग कैंसर दिनों में बढ़ता है, इसी तरह और जिगर के कैंसर को देखें ये दिनों में बढ़ते हैं। तो इस तरह कैंसर में तो सर्वाइवल वाकई पुअर होती है। कुछ कैंसर होते बड़े स्लो ग्रोइंग होते हैं, खासकर ब्रेन ट्यूमर में काफ़ी स्लो ग्रोइंग होती है, काफ़ी अर्से तक चलते हैं। लेकिन ब्रेन ट्यूमर में कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो हर कैंसर को आप ट्रीट भी 4 ही तरीके से करते हैं, ठीक है। पहले स्टेज में पहला स्टेप है ट्रीटमेंट का कि आप उसकी सर्जरी करवाएं, ठीक है। मैं कि अगर ब्रेस्ट में कैंसर है किसी को, या मुंह का कैंसर है, तो सबसे पहला है कि आप उसकी सर्जरी करवाएं। सर्जरी हो गई तो फिर हम चेक करते हैं कि सर्जरी में हमें पता लग जाता है कि इस पेशेंट की स्टेज क्या है। अगर पहली स्टेज है या दूसरी स्टेज है तो हम कोशिश करते हैं कि इस पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट से बचाएं। लेकिन अगर 3rd 4th स्टेज पे पेशेंट आता है तो फिर उनको हम कीमो लगाते हैं। और कीमो तरीका का इलाज क्या होता है कि आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं इंजेक्शंस की सूरत में, ड्रिपों की सूरत में, जिससे हेयर फॉल भी होता है, बाल भी उतरते हैं, खून की कमी भी होती है, उल्टी मोशन भी लगते हैं। और अगर हम इस स्टेप से पेशेंट को गुजारते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम रेडिएशन करते हैं, शुआएं लगाते हैं। तो आपकी रेडिएशन का प्रोसेस 1 से 1.5 महीने का है। कीमो लगती है तकरीबन महीने में 1 दफ़ा, लेकिन शुआएं लगती हैं डेली, और वो 1.5 महीने तक चलती हैं। और पेशेंट ने डेली आके 5-7 मिनट के लिए मशीन के नीचे लेटना होता है। तो वो भी एक अच्छा खासा तकलीफ दे अमल है। शुआएं लगेंगी, मुंह में छाले वाले बनते हैं, पेशेंट का खाना पीना मुश्किल है। एक और चौथा स्टेप जो अब ट्रीटमेंट में ऐड अप हुआ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी शुरू हो रहा है, हम केरल में भी हम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है कि इंसान का अपना क़ुव्वत मुदाफ़ा सिस्टम को बढ़ाया जाता है, विच विल हेल्प टू फाइट द कैंसर। अब कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाती हैं। तो ये एक चीज़ें अब एडअप होती जा रही है। इन फ्यूचर आई होप सो कि देयर विल बी लेस कीमो, मोर इम्यूनोथेरेपी, क्योंकि अब कीमो का रोल आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, क्योंकि कीमो के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। फिर इम्यूनोथेरेपी की तरफ हम आना शुरू हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में अगर मैं देखूं तो एटॉमिक एनर्जीज़ के 19 मेडिकल सेंटर अगर आप एक तरफ करें तो बाकी मेडिकल तमाम बड़े हॉस्पिटल को मिलाएं तो 20 से 30% हॉस्पिटल और होंगे जो कैंसर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरे पाकिस्तान में कोई कैंसर सेंटर नहीं है। अब पेशेंट को फ़र्ज़ करें ठट्ठा में मसले को पेशेंट को कैंसर होता है, बेचारे को कराची भागना पड़ता है, ठीक है। आइडली तो ये चाहिए था कि उनको भी डोर स्टेप पे ट्रीटमेंट दिया जाए। अब जिसने रेडिएशन करवानी है और उसको सांगड़ से रोज़ाना कराची आना पड़ता है या इंटीरियर से कहीं रोज़ाना कराची आना पड़ता है, तो वो बेचारा कैसे आएगा और कहाँ पे ठहरेगा? उसका तो इतना ख़र्चा बढ़ जाएगा आने जाने का। तो हम तो ये चाहेंगे कि ये कैंसर की सर्विस, और फिर ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। काफ़ी सारे कैंसर के डॉक्टर जो पास आउट होते हैं वो मुल्क से बाहर भाग जाते हैं और वो वहाँ पे जाके सर्विसेज देते हैं। तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा डायलेमा है कि पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग भी कम हैं, सर्विस देने वाले सेंटर्स भी कम हैं, और फिर उससे ऊपर जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ट्रीटमेंट इतना महंगा है कि एक पेशेंट पर करोड़ों लग जाते हैं। इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि पूरे मुल्क भर में हम इस तरह की आगाही मुहिम चलाएं, और अच्छी मुहिम चले, सोशल मीडिया पे भी चले, प्रिंट मीडिया पे भी चले, और लोगों तक ये हमारा मैसेज जाए
कि आप उन आदात को छोड़ें, स्मोकिंग को छोड़ दें, पान गुटखे को छोड़ दें और अपने इलाज के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू अपने फ़ीमेल अक्सर शर्मो शर्मी में ब्रेस्ट का लम्ब किसी को नहीं बताती, तो वो मामला बढ़ जाता है। तो हम तो चाहेंगे कि हम आप ख़ुद भी आएँ और अपना चेकअप करवाएं और इस मुहिम को पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाए। इस ज़िंदगी को हमने अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीना है। आपके साथ काफ़ी सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, आपके बहन भाई, आपके वालिदैन, आपके सब लोग आपके साथ जुड़े होते हैं। अगर हम ही अपनी ज़िंदगी के साथ वफा नहीं करेंगे तो बाकी बच्चे उनका क्या बनेगा।